अन्नदाता कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक चर्चा से, जिसमें हम करेंगे चर्चा ब्यात आए पशुओं की देखभाल। यानी कि जो पशु हमारे गाय भैंस जब्बन हैं और वो ब्यात के पास लग रहे हैं, तो इस दौरान जो है उनकी क्या कुछ खास ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि वे अपना ब्यात सही तरीके से जो है पूरा कर सकें। इसके साथ साथ भाइयों करवाओगे मनोरंजन, साथ ही करेंगे खेती बाड़ी से लग दे और दूसरे समसामयिक विषयों के ऊपर चर्चा। पर इन सबसे पहला आओ करें चर्चा ब्यात आए पशुओं की देखभाल पे। तो भाइयों, जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि जब मादा पशु, चाहे वो गाय है भैंस है, लगभग 5-6 माह का जो गाभण समय पूरा कर ले है, तो धीरे धीरे दूध देना बंद करती है। और जब पशुपालक सोचा है इस दौरान कि ईबीओ पशु जो है दूध देना तो इन्हें बंद कर दिया, तो इसने ज़्यादातर जो खड़ी वगैरह चना या फिर और ज़्यादा हरा चारा इस तरह से जो उसका पूरा पूरा सा है, तो वो उसको इतना देने की ज़रूरत नहीं है। जबकि यह सोच सही नहीं है, क्योंकि पशु को अपने शरीर की ज़रूरतों को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करने के लिए और उसके साथ साथ उसके गर्भाशय में पड़ रहे बच्चे के लिए खुराक जरूर चाहिए। और जो पशु को उसकी खुराक का आधा या 2/3 हरा चारा उपलब्ध रहेगा, तो उसकी शारीरिक ज़रूरतों की पूर्ति जो है इससे हो जाएगी। पर जो गर्भाशय में पड़ रहे बच्चे को उसकी बढ़ती उम्र के हिसाब से पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए पशुपालक को चाहिए कि वो हरे चारे की उपलब्धि के साथ साथ 3 से 4 किलोग्राम दाना प्रतिदिन जो है जाबण पशु को दूध बंद कर देने के बाद भी देते रहें। इसके साथ ही दूसरी आवश्यकता यह पड़े है कि वो गाभण पशु को ऐसी ज़मीन पर बांधे जिससे आगे का शरीर नीचे और पिछला शरीर थोड़ा सा उसका ऊंचा रहे, जिससे कि गर्भाशय पर जोर ना पड़े। और जो कभी पशुपालक को अचानक सुस्त और बेचैन बार बार उठते बैठे देखा अपने पशु को, तो तुरंत जो है पशु चिकित्सक से अपने पशु की जांच करवावे। क्योंकि हो सके है कि बच्चा गर्भाशय में सही से जो है हिलडुल ना रहा हो, करवट ना ले रहा हो, जिससे कि मादा पशु को दर्द महसूस करने लगे है। और जो कभी पशु की योनि से ज़्यादा कोई तरल पदार्थ निकल रहा है या खून वगैरह निकल रहा है, तो इस तरह की चीज़ दिखाई दे तो नज़दीकी पशु चिकित्सक से पशु की जांच जरूर करवाएं। क्योंकि ऐसे लक्षणों में पशु के बच्चा गिरने की शिकायत भी हो सके है। और यह अवस्था पशु के फिसल के गिर जाने से, ज़्यादा जोड़ वगैरह में तैर लेने से या फिर तेज़ दौड़ने से जो है पैदा हो सके है। तो इसलिए गर्भाशय में इसके कारण बच्चा मर भी सके है। तो ऐसे में पशु चिकित्सक की सहायता से बच्चे को तुरंत बाहर निकलवाने की ज़रूरत पड़ेगी। और ब्याने से पहले पशु की सही देखभाल, ज़्यादा चोकर देना जिससे कि कब्ज ना रहे, या फिर कभी कभी कब्ज रहित करने वाली दवाएं देना जरूरी हो जाए। और नियमित समय पर भोजन या पानी देना और संतुलित आहार देना जो है उसका विशेष महत्व रखा है। और जब पानी की बात आवे है, तो पानी जो है साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए, ताज़ा पानी होना चाहिए। यूँ नहीं कि पुराने जोड़ा में या फिर पुरानी होदी में पड़ा है और वहीं बार बार उसको ले जा रहे हैं ले रहे हैं। बिल्कुल संक्रमण रहित जो है साफ़ सुथरा पानी हो, स्वच्छ जल जो है पशुओं को पीने के लिए दिया जाए। इसके साथ साथ दाना जो है वो भी जो है साफ़ सुथरा हो, ताज़ा हो, उसके अंदर किसी भी तरह की फुई वगैरह ना लगी हो, पुराना ना हो, नमी ना हो और कीड़े वगैरह ना हो। और इसके साथ साथ हरा चारा भी जो है ताज़ा खेत में से काट के ले रहे हैं वो उनको दिया जाए। कई बार देखा जा है भूसे का जो कोटड़ा है या कूप है, बरसात के दिन चल रहे हैं जिस तरह, तो उसमें पानी रिस जाए और जहाँ से पानी रिसा वहाँ का भूस जो है काला हो जाए, और वो काला होकर उसमें नमी सी भी हो जाए। और उस भूस ने क्या करेंगे दूसरे साफ भूस के साथ मिला के, अगर भाई क्यों ख़राब करे, एक पल्ली 2 पल्ली ख़राब होगी, इसने थोड़ा थोड़ा करके रला कर रोज़ खुआ दो। तो ऐसा करने से भी जो है पशु में संक्रमण की समस्या बढ़ सके है, खास करके जो जाबण पशु हैं, क्योंकि उनका शरीर नाजुक है, उनको जो है कई तरह का देखभाल उनकी करनी पड़ेगी। तो इसलिए उनकी तरफ इन बातों का ध्यान देना है। और जब भी कभी बाहर चरने के लिए ले जाएं, ध्यान रखें कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले स्थान पर पशुओं को ना ले जा, क्योंकि दूसरा पशु उसमें टक्कर मार सके, खेड़ मार सके है और इस तरह से जाबण पशु को खतरा हो सके है। भगावें ना, दौड़ावें ना तेज। और ये भी ध्यान रखें कि उसका डंडा लाठी वगैरह भी ना मारें जो कोई दाएं बाएं पशु जा रहा है, क्योंकि कुछ पशु देखे जाए थोड़े चंचल स्वभाव के हों, वे तेज़ भी चलेंगे और उसके साथ साथ दाएं बाएं भी हो जाएंगे,
तो इस तरह से जो उसको लाने ले जाने वाले पशुपालक भाई हैं वे भी थोड़ा सा कणताजा हैं, और उनके हाथ में लाठी डंडा जो भी है फेंट देनी मारे उसका है, उससे नुकसान उसका है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने पशुओं की सुरक्षा है, थोड़ा हमने भी संयम बरतना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। पशु तो पशु है, उसको नहीं पता इतना, पर पशुपालक को समझ दिखानी पड़ेगी। तो इस तरह से उसके ऊपर किसी भी तरह का इस डंडे वगैरह का प्रयोग ना करें। और इसके साथ साथ जहाँ बांधने की जगह है वहाँ पे भी पशुओं की संख्या ज़्यादा टाइट ना हो, ज़्यादा ना हो, भीड़ में भी जो है पशु तंग रहे। बेहतर रहेगा कि ऐसा पशु जो ब्यांत के दूर लग रहा है उसने जो है खुले में रखें, और खुला स्थान होगा तो कोई बाड़ा वगैरह हो, चार दीवारी कर रखी है या कमरा है तो उसके अंदर खुला छोड़ दें, तो वो सुविधाजनक तरीके से जो है अपना ब्यात पूरा करेगा। हरे चारे की व्यवस्था वहीं कर दें, उसकी पानी की व्यवस्था वहीं कर दें, वो बेहतर रहेगा। और बेहतर रहेगा कि नीचे जो है रेत वगैरह हो, कच्चा हो, साफ़ सुथरी जगह हो, या फिर आजकल जो मैट आ रहे हैं रबड़ के वो भी इस्तेमाल कर सके हैं, जिससे कि पशुओं को कंकरों वगैरह से बचाया जा सके जो उसमें आ जाए। और इसके साथ साथ ये देखा जाए कि जब पशु का ब्यांत जमी पास आ गया उस दौरान भी ध्यान रखें, 2-4 दिन नज़र रखें, सुबह शाम नज़र रखें। रात को बेहतर रहेगा कि उठ के देखें कि पशु के बाड़े में कि पशु ब्यान तो नहीं लग रहा है या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो इस तरह का ख्याल उनका समय समय पर रखना पड़ेगा। और जब पशु ब्यान लगाए तो ब्याने के करीब आवे तो वो जो है बेचैन हो गया, बार बार उठेगा बैठेगा, पशु के चेहरे और आंखों से दर्द का आभास जो है वो दिखाई देगा। पशुपालक को अपने पास एक बाल्टी, गर्म पानी, सरसों का तेल, साबुन और एक तेज़ धार का चाकू वगैरह जो कि कीटाणुनाशक दवा जैसे डिटॉल वगैरह से साफ़ कराया हुआ हो, और ब्याने के दौरान जो है पशु के कमरे में तैयार रखें, क्योंकि पशु को ब्याते समय ऐसे कमरे में बांध देना चाहिए जिससे कि फर्श पर पुराड़ी वगैरह हो, भूसा या गन्ने की पत्तियाँ वगैरह बिछा सकें, और पशु को बैठने में आराम महसूस हो, कोई दिक्कत उसको ना हो। क्योंकि जो नवजात कटड़ू बछड़ू होगा जब वो गां भैंस ब्यान लग रही होगी तो एकदम से बाहर आवेगा और उसके गिरने से चोट ना लगे। कई बार ब्यांदा ब्यांदा बैठे हुए पशु जो है खड़े हो जाए, और जैसे खड़े हो जाए तो खड़े होते ही जो है पशु का जो कटड़ू बछड़ू है बाहर आने लग रहा है गर्भाशय से, तो उसका जोर एकदम बाहर की तरफ होगा और वो एकदम जो है नीचे गिरेगा। इससे जो है जो नवजात कटड़ू बछड़ू है उसको भी चोट लगने की संभावना हो जाए। तो गद्दे जैसा जो है प्रबंध वहाँ पे करना पड़ेगा, घास फूस वगैरह डाल के, जिससे कि नवजात कटड़ू बछड़ू को भी कोई दिक्कत ना हो। और ब्याने के दौरान सबसे पहले बच्चे के अगले दोनों पैर बाहर आएंगे जिनके ऊपर उसका सिर होगा, और पैरों के साथ साथ सिर के योनि से बाहर आते ही बच्चे का बाकी शरीर भी धीरे धीरे आसानी से बाहर आ जाए। कभी कभी देखा जाए कि बच्चे के पिछले पैर बाहर आ जाए हैं, क्योंकि हो सके किसी कारण से बच्चा जो है करवट बदल गया और बाकी शरीर बाहर आने पर जो अंत में अगले पैर और सिर बाहर आवे, यानी कहते हैं कि बच्चा जो है उल्टा पैदा हो रहा है। और यह अवस्था वैसे देखी जाए कि बहुत कम देखी जाए, और जो बच्चे के पैर बाहर दिखाई दे तो कुछ समय के बीच जाने के बाद भी वो नहीं आ रहा है बाहर, तो आपको हाथ गर्म पानी से धो के अच्छे से सरसों का तेल लगा के हल्का हाथ योनि में डाल के तेल लगाते हुए योनि के रास्ते को साफ़ करें, चिकना करें, जिससे कि उसके ब्यांत में सहायता आप कर सकें, और बच्चे को खींच के जो है वह खींचने में सहायता करें। और इसके साथ साथ बेहतर रहेगा कि नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक स्थिति है जब कोई गाय या भैंस ब्यान लग रही है, और उस दौरान जो है हमने वैसे ही जो है अंधाधुंध कोई जोर वगैरह ज़बरदस्ती जो है ब्याते हुए पशु के साथ नहीं करनी जो उसमें कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो अनुभवी डॉक्टर है या चिकित्सक है पशुओं का वो इस बारे में आपकी मदद कर सके है, और पशु को भी बिना कोई ज़्यादा कष्ट हुए जो है उसके ब्यात को पूरा करने में सहायता करेगा। और इस तरह से धीरे धीरे जो है जब बच्चा बाहर आ गया तो उसको भी जो है साफ़ करना है, चाटने दें। बहुत से गाय भैंस जो है एकदम खुले में है तो उसको चाट के साफ़ कर ले हैं, खुरों वगैरह को साफ़ करें हैं। और इसके साथ साथ बच्चे को नाभि से 3 से 4 इंच आगे नाड़ को धागे से बांध कर उसके आगे पास रखे साफ चाकू या ब्लेड से ज़्यादा फालतू उसमें से काट दें। और बच्चे का जेर से संबंध टूट जाए तो काटे गए हिस्से पर डिटॉल लगा देना चाहिए, और बच्चे का शरीर साफ़ सूती कपड़े से गर्म पानी की सहायता से साफ़ कर दें। और इस तरह से आप देखेंगे कि बच्चे के नथुने, आंखें
वगैरह जो है सबसे पहले साफ़ करें, जिससे कि अच्छी तरह से सांस ले सकें। मुंह में उंगली वगैरह देकर उसको साफ़ भी करते हैं बहुत से पशुपालक भाई। और मादा पशु के थन गर्म पानी से साफ़ करके बच्चे के मुंह में थन देकर जो है दूध पिलाने में भी उसकी सहायता शुरू में आपने करनी पड़ेगी। और पशु के ब्याने के 4 से 8 घंटे के अंदर जेर बाहर जरूर आ जानी चाहिए। ध्यान रखें कि जेर बाहर निकलते ही उसे पशु से तुरंत दूर करके खड्डे में गहरा दबा दें, वरना कई बार जो है पशु अपनी जेर को खुद खा जाए, जिससे उसमें उपस्थित हार्मोन पशु की दूध देने की क्षमता पर उल्टा प्रभाव डालेंगे और पशु पूरे ब्यात अपनी क्षमता के अनुसार दूध नहीं दे पाता। और जो पशु जेर खा जाए तो उसको 300 से 400 ग्राम मैगसल्फ या खाने के नमक का घोल तुरंत पिला दें, जिससे कि वो पेट में पच ना सके और पशु चिकित्सक को बुला कर सही इलाज जो है उनकी सलाह के अनुसार कराया जाए। और इसके साथ साथ कई बार देखा जाए कि पशु की जेर जो है खुद जो कुदरती तौर पे बाहर आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है पशु के शरीर से। तो ऐसी अवस्था में भी ज़्यादा देर की है, जो एक निर्धारित समय है 8-10 घंटे के अंदर जो नहीं जेर गिर रहा है, तो पशु चिकित्सक की सलाह जरूर लें, जिससे कि वो उसको साफ़ कर सकें अच्छे से। इसके साथ साथ जंगली पशुओं, जंगली कुत्ते, कौवे वगैरह जो है ऐसे मांसाहारी जीव जो हैं उनसे पशु को बचा कर रखें, क्योंकि इस दौरान जो है उनका आकर्षण भी जो ब्यान लग रहे पशु हैं उनकी तरफ बढ़ जाए, उनसे उनको बचाना है। इसके साथ साथ पशुओं की खुराक के लिए मादा पशु को गुड़, सौंठ, अजवाइन, हल्दी चूर्ण, देसी घी डाल कर जो है दोनों समय 3 दिन तक, जिस तरह औंटी कहते हैं या हरीरा वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए, जिससे पशु को ताकत मिलेगी। उसके साथ साथ पेट और आंत साफ़ होंगी, पाचन क्रिया अच्छी रहेगी और उसको जो है अच्छे से वो तंदुरुस्ती की तरफ चलेगा और दूध देने की क्षमता उसकी इसके साथ साथ बढ़ेगी। तो इस तरह से पशु का ध्यान रखें। हल्के गर्म पानी से जो है पशु को नहलाया भी जा सका है, गुनगुने से पानी से, एकदम ज़्यादा ठंडे पानी से ना नहलावें, क्योंकि अभी जो ताज़ा ब्याया है पशु है उसका शरीर इसके लिए तैयार नहीं है। तो बाहरी तापमान, शारीरिक का तापमान को देखते हुए हल्के से पानी के साथ उसकी साफ़ सफाई करी जा सके है। और इसके साथ साथ खुराक जो है धीरे धीरे पशु की बढ़ानी पड़ेगी, और इस तरह से पशु जो है स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। तो दुधारू पशुओं से आप सही फ़ायदा उनसे ज़्यादा से ज़्यादा ले सकेंगे और पशु भी सही अपना ब्यात पूरा कर लेंगे। तो भाइयों, या तो करिए हमने चर्चा ब्यात आए पशुओं की देखभाल पे, और इब करेंगे मनोरंजन। तो आओ सुने यो लोकगीत। और पृथ्वी कहन लगी ब्रह्मा से, और जान बचा लो न मेरी, और युग्रसेन का वो कंस धर्मी ऋषियों पे विपदा घेरी। पृथ्वी कहन लगी ब्रह्मा से, जान बचा लो न मेरी, उग्रसेन का वो कंस धर्मी ऋषियों पे विपदा घेरी। युद्ध हवन तपदान छूट गए, न्यू होगी बलहीन प्रभु, संध्या तर्पण अग्निहोत्र कर दिए तेरा 3 प्रभु। वेद शास्त्र उपनिषदा में करते नुक्ता 3 प्रभु, राम नाम सब का छुटवा दिया, कुकर्म में लोली ने प्रभु। राम नाम सब का छुटवा दिया, कुकर्म में लोली ने प्रभु। और कंस देखे
शिशुपाल और जरासंध ये करते हैं हेरा फेरी। उग्रसेन का वो कंस धर्मी ऋषियों पे विपदा घेरी। गंगा जमुना करबेणी का बंद करया स्नान प्रभु। ऋषि मुनि और संत महात्मा सह करया करें गुजरान प्रभु। मंदिर और सवाले डालिए गाल दिए घमसान प्रभु। हाहाकारी मची दुनिया में जल्दी चल भगवान प्रभु। हाहाकारी मची दुनिया में जल्दी चल भगवान प्रभु। और अमृत लोक में मैं फिरूं भरमती। अमृत लोक में मैं फिरूं भरमती। मनया के शरण लई तेरी। उग्रसेन का वो कंस धर्मी ऋषियों पे विपदा घेरी। न्याय नीति और मनु समृद्धि भूल गया संसार प्रभु। को न्या ज्ञान रया दुनिया में होगी मारो मार प्रभु। को न्या ज्ञान रया दुनिया में नू हो गए अत्याचार प्रभु। हाहाकार मची दुनिया में हो रे अत्याचार प्रभु। और संत भाज के हिमालय में, संत भाज के हिमालय में और मथुरा में डूबा ढेरी। उग्रसेन का वो कंस धर्मी ऋषियों पे विपदा घेरी। सतयुग में ऋणाकुश माया नरसिंह रूप धर्या प्रभु। त्रेता में तने रावण मारा बन के राम फिरा प्रभु। कृष्ण बन के कंस मार दे हो जा ब्रज यो हर्या प्रभु। मंगे राम रम्या सब में हूँ सेवक श्याम तेरा प्रभु। मंगे राम रम्या सब में हूँ सेवक श्याम तेरा प्रभु। और तू मथुरा में चाल पिया और तू मथुरा में आ जाइए और गोपी जन्म धरा लेरी। उग्रसेन का वो कंस धर्मी ऋषियों पे विपदा घेरी। पृथ्वी कहने लगी, ये तो सुना लोकगीत हरिओम की आवाज़ में। और भाई वही करेंगे चर्चा मौसम की जानकारी पे। तो आज का अधिकतम तापमान रहा 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 25 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता रही वातावरण में 56%। और कल का जो है अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जहाँ तक कल के
कृषि कार्यक्रम का सवाल है तो कल चर्चा का विषय रहेगा मछली पालन में बीमारियों के मुख्य कारण एवं बचाव पे। आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे पशुओं में आंतरिक परजीवियों की रोकथाम पे और जानकारी देंगे प्राकृतिक खेती के अंतर्गत कि प्राकृतिक खेती शुरू कैसे करें। और भाइयों ईब करेंगे चर्चा खड़ी की खाद का महत्व और प्रयोग की विधि पे। तो जहाँ तक भाइयों खड़ी की बात है तो तिलहनी फसलों से तेल निकालने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बच जा है उसको जो है खड़ी कहते हैं, खड़ कहते हैं। तो इस खड़ को जब खेत में खाद के रूप में इस्तेमाल करा जाए तो इसको खड़ी की खाद कहते हैं। खड़ियों में गोबर की खाद और कंपोस्ट की तुलना में नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में पाया जाए, इसलिए इसका इस्तेमाल खाद के रूप में कराया जा सके है। और खड़ियों में फास्फोरस और पोटाश भी काफ़ी पाया जाए। और यो भी देखा गया कि खड़ा जो है वो दो तरह की है। एक तो खाद्य खड़ियाँ जिनको पशुओं को खिलाया जा सके, जिस तरह बिनौला, मूंगफली, सरसों, तारामीरा, तिल, नारियल वगैरह के जो बीज हैं उनसे तेल निकालने के बाद बनी हुई जो खड़ी है वो पशुओं को सीधी खिलाई जा सके। और खिलावें भी हैं। और अखाद्य खड़ियाँ ऐसी हैं जो कि पशु नहीं खाते और इनको खेतों में खाद के रूप में जो है इस्तेमाल कराया जा सके, जैसे महुआ, अरंडी, नीम, करंज वगैरह के बीज हैं उनसे तेल निकालने के बाद जो बचा है अवशिष्ट पदार्थ उसको खेतों में इस्तेमाल कर सके हैं। और खड़ियों का इस्तेमाल न केवल खाद के रूप में बल्कि कीटनाशक के रूप में भी इस्तेमाल कराया जा सके है। जैसे अरंडी की खड़ जो है दीमक की रोकथाम के साथ साथ कीटनाशक का भी काम करे। नीम की निम्बोड़ी से बनी बदबूदार खड़ जो है कीटनाशक का भी काम करेगी। और खड़ी की खाद का इस्तेमाल जो है आमतौर पर सिंचित या फिर जहाँ पर्याप्त बरसात वाले इलाकों में जो है कराया जा सके। और खड़ियों के अपघटन के लिए मिट्टी में सही मात्रा में नमी का होना जरूरी है। खड़ी को जो है बिजाई से पहले कूट और पीस कर चूर्ण बना लो और उसके बाद जो है सही समय पर खेत में एक सार बिखेर दें और फिर से जुताई करके खेत में अच्छे से मिला दें। और खड़ियों को बिजाई से पहले और बाद में भी दोनों रूप में जो है उसको इस्तेमाल कराया जा सके है। एक मिसाल के तौर पर लें तो अरंडी में नाइट्रोजन की मात्रा 4.37%, फास्फोरस में 1.85%, पोटाश की मात्रा 1.39% पाई गई है। और महुए में 2.51% नाइट्रोजन और 0.80% फास्फोरस और पोटाश 1.85 जो है उसमें पाई गई है। इसी तरह से नीम की बात करें तो नीम की खड़ी में नाइट्रोजन 5.22%, फास्फोरस 1.08% और पोटाश जो है 1.48% तक जो है उसमें देखी गई है। ये बात यह है कि बुआई जो है वो के दौरान खड़ियों का इस्तेमाल किस तरह करा जाए। तो महुआ की खड़ के अलावा सभी तरह की खड़ियों का चूर्ण बना के जो है बिजाई के 10 से 15 दिन पहले खेत में अच्छी तरह से उसको इस्तेमाल कर सकें, बिखेर दें खाली खेत में। और इस तरह खड़ का प्रयोग बुआई से 2 महीने पहले करें तो और भी बेहतर रहेगा, क्योंकि इसकी खड़ में सेपोनिन यानी महुए की खड़ में जो है सेपोनिन नामक रसायन ज़्यादा पाया जा, जिसकी उपस्थिति के कारण ये खाद धान की फसल के लिए बहुत ही बेहतर माना जाए। और खड़ियों को खेत में एक सार बिखेर कर हल्की जुताई करके मिट्टी में अच्छी तरह से उसको मिला दें। और इसके बाद जो मान लो अंकुरित पौधे हैं, जमने के बाद जो है पौधों के पास बारीक पिसी हुई खड़ी की खाद के चूर्ण का जो है इस्तेमाल कर सके हैं। और कंदमूल वाली फसलों में मिट्टी चढ़ाने के दौरान जो है खड़ियों का इस्तेमाल उसके साथ साथ उनमें कर सके हैं। तो भाई यह तो करिए हमने चर्चा खड़ी की खाद का महत्व और प्रयोग विधि पे कि किस तरह से जो है बीजों की जो खड़ है उसको हम खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। और अब करेंगे चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत अगेती गोभी वर्गीय सब्जियों की काश्त और देखभाल पर। तो समय चल रहा है समय की, और अगेती सब्जियों की जो गोभी वर्गीय सब्जी है उनकी बिजाई किसान भाई इन दिनों में कर सके हैं। और सब्जियों में गोभी वर्गीय सब्जियों का खास महत्व रहे। इन सब्जियों में फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, गांठ गोभी शामिल। इन सब्जियों को कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन ए और सी का सबसे बढ़िया स्रोत मान्य है। और इनके सफल उत्पादन में जो है कई बार देखा जाए कीट और बीमारियां बढ़िया इनके आज्ञा हुए हैं। अकेले कीट इन सब्जियों के उत्पादन को लगभग 20 से 25% तक जो है नुकसान पहुंचा सके हैं। पैदावार के साथ साथ ये कीट जो है इन सब्जियों की गुणवत्ता को भी प्रभावित करे हैं। इसलिए जो समय पर इन कीटों को नियंत्रित कराया जाए तो इनसे होने वाले नुकसान को काफ़ी कम कराया जा सके है। और इसमें देखा गया है
जो कीट नुकसान पहुँचावे हैं गोभी वर्गीय सब्जियों में, वो आ जाए डायमंड बैक मॉथ। इस कीट का इस्तेमाल जो है लगभग यूँ लगा लो कि अगस्त में शुरू हो जाए है और आगे तक जब काफ़ी लंबे समय तक चले है। इसका प्रौढ़ स्लेटी रंग का दिखाई देगा, हल्के रंग में जो इसके अगले पंखों पर सफ़ेद हीरे जैसी आकृति बनी हुई दिखाई देगी, जिसकी सुंडियाँ हरे रंग की होंगी जो जरा सा छूने पर एकदम से उछल पड़ेंगी। पत्तों को हिलाने पर ये धागे जैसे पदार्थ की सहायता से नीचे लटक जाएंगी। इसकी छोटी सुंडियाँ भी पत्तों को खुरच खुरच कर खाएंगी और सिर्फ सफ़ेद झिल्ली छोड़ते हैं, और बड़ी सुंडियाँ गोल सुराख बनाती रहेंगी और पत्ते नष्ट होने पर पैदावार पर इसका बुरा असर दिखाई देगा। जहाँ तक इसके प्रबंधन का सवाल है तो इसके लिए 400 ग्राम बेसिलस थ्यूरिजिनियंसिस जो बायोस्प के नाम से जानी जाए घुलनशील पाउडर, या 300 मिलीलीटर डाइजेनान जो कि वासुडेन के नाम से जानी जाए 20 सीसी ने, और या फिर 600 मिलीलीटर डाइक्लोरोवास जो नुआन के नाम से जानी जाए जो है, इस दवाई को लेकर 200 से 250 लीटर पानी में मिला कर प्रति किले के हिसाब से छिड़काव करें। कोई एक ही दवाई इनमें से ले लें और ज़रूरत पड़े तो अगला छिड़काव 7 से 10 दिन के अंतर पर कराया जा सके है। इसी तरह कई बार देखा गया है कि इसमें गोभी वर्गीय सब्जियों में तंबाकू की सुंडी का भी प्रकोप देखा गया है, और ये जो है आजकल के दिनों से लेकर यानी सितंबर महीने से लेकर नवंबर तक इसका असर काफ़ी देखा जाए, और या तो कहीं कहीं होगा और जो होगा तो फिर एकदम बढ़ेगा, तो इसकी रोकथाम जरूरी हो जाए। इसका प्रौढ़ भूरे रंग का दिखाई देगा जिसके पंखों पर काली सफ़ेद मखमली धारियाँ दिखाई देंगी। इस कीट की मादा पत्तों की निचली सतह पर समूह में अंडे देंगी। इसकी छोटी सुंडियाँ एक जगह इकट्ठी रहेंगी पर बड़ी होने पर सारे खेत में फैल गए पत्तों को बुरी तरह नष्ट कर देंगी। बड़ी सुंडी पीले भूरे रंग की होगी और जो हरी से बैंगनी चमक की दिखाई देगी। फल आने पर ये सुंडियाँ फलों को भी नष्ट कर देंगी। और इसके साथ साथ बंद गोभी की जो तितली है वो भी देखी गई है कि इस कीट का प्रकोप जो है सितंबर से अप्रैल तक लगभग सारा जो सर्दी का मौसम है उस दौरान इसका प्रकोप देखा जाए, और इसकी पूर्ण विकसित सुंडियाँ 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी मखमली गहरे रंग की दिखाई देंगी, और इनके शरीर पर धब्बे पीली धारियाँ सफ़ेद बाल से दिखाई देंगे। नवजात सुंडियाँ झुंड में रह के पत्तों को खाएंगी और फूल में भी अंदर चली जाएंगी धीरे धीरे, और बड़ी सुंडियाँ पूरे खेत में फैल जाएंगी और पत्तों को छलनी कर दें। और ज़्यादा प्रकोप होने की अवस्था में उसमें बस पत्तों की शिराएँ दिखाई देंगी, पत्ता सारा खा जाएंगे। कुबड़े कीड़े का प्रकोप भी देखा जाए जिसको लूप बना के चले हैं, और इसीलिए इसको कुबड़ा कीड़ा कहते हैं। इन सुंडियों को हरे रंग की ये दिखाई दें। बंद गोभी की जो तितली की सुंडियों की तरह जो है पत्तों को खाकर काफ़ी नुकसान पहुँचावे। तो इसमें यही है कि सबसे पहले तो इनकी रोकथाम के लिए अंडों और सुंडियों को शुरुआती अवस्था में इकट्ठा करके नष्ट कर दें। ज़्यादा प्रकोप की अवस्था में 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 सीसी ने 200 से 250 लीटर पानी में घोल तैयार करके प्रति किले के हिसाब से जो है इसका छिड़काव कराया जा सके है, जिससे कि समय पर इनकी रोकथाम करी जा सके। नहीं तो ज़्यादा बढ़ने पर जो है फिर इनका प्रकोप बढ़ जाए और उसमें फिर जो देखी गई हैं गोभी की फसल उसके ऊपर इसका सीधा असर पड़ेगा। तो उसकी रोकथाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए। और कई बार ये भी देखा जाए कि चेपे का भी प्रकोप पड़ जाए तो उसकी रोकथाम के लिए भी ज़रूरी है कि जो समय पे कोई भी कीटनाशक जो है ज़रूरत के अनुसार उनके की रोकथाम के लिए इस्तेमाल कराया जा सके है। बंद गोभी की 25 कतारों के बाद सरसों की 2 कतार जो है उसमें लगाने से भी इन कीटों का प्रकोप मुख्य फसल पर बहुत ज़्यादा कम हो जाए, जो हम इस तरह से इसकी काश्त करेंगे। तो भाइयों, या तो करी हमने चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत अगेती गोभी वर्गीय सब्जियों की काश्त और देखभाल पे, और इसी के साथ हमारे आज के अन्नदाता कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। तो वीरेंद्र भाई ने इजाज़त दो। अच्छा भाइयों, राम राम।